दोस्तों बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल पास करवा लिया, फिर ये कानून बन गया। बीजेपी भी जानती है कि एनडीए के वो दो सहयोगी जिनको सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर जोखिम उठाना पड़ा है इस बिल को पास करवाने में, वो दो लोग हैं, नीतीश और नायडू साहब के बारे में बहुत बात हो चुकी है और वैसे भी वहां तो चुनाव भी नहीं होने हैं, तो और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज भी हैं, भविष्य में उनको कोई कुर्सी से हटाने वाला भी नहीं है। मैं बात करने वाली हूं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि जो बीजेपी कुछ वक्त पहले तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, वक्फ संशोधन बिल पास होते ही और कानून बनते ही कुछ ऐसे उनको झटक देगी। दोस्तों मैं तो एक बात कहती हूँ एनडीए वालों से, बैठकर एक बार तय कर लें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। क्योंकि दोस्तों इसको लेकर ना एक अजीब तरह का कंफ्यूजन और एक अजीब तरह की असमंजस की स्थिति खुद बीजेपी के नेता पैदा कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं पैदा कर रहा है। अब देखिए अमित शाह भी कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार ही सीएम कैंडिडेट होंगे एनडीए के। लेकिन उसके बाद खुद मोदी जी के खासम खास और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी बात बोल दी जो एक बार फिर एनडीए में फूट होने की जो आग है उसको हवा देती है। दोस्तों दिल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम था जिसमें बिहार के कई नेता मौजूद थे और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी मौजूद थे। और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने सम्राट चौधरी के लिए, जो कि नीतीश कुमार के डिप्टी हैं, उनके लिए बयान दे दिया और कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि जिस वक्त सैनी साहब ये बोल रहे थे उस वक्त यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम मौजूद थे, इसके अलावा कई बड़े नेता मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे जो कि एनडीए के सहयोगी हैं बिहार में, और इसके अलावा महाराष्ट्र के नेता भी मौजूद थे। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि किसकी बात को हम सच माने, अमित शाह की बात को सच माने या फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात को सच माने। अब दिलचस्प ये है कि जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उसके एक दिन पहले ही स्वयं सम्राट चौधरी ये ऐलान कर रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विकसित बिहार का सपना भी साकार होगा। मतलब एक दिन पहले सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में साकार होगा सपना विकसित बिहार का, और उसके ठीक एक दिन बाद दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्री जिनको मोदी जी ने चुनाव से पहले ही सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर दिया था और फिर सीएम बनाया भी था हरियाणा का, नायाब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। दोस्तों ये मामला इतना कंफ्यूजिंग था और जेडीयू को ये बात इतनी बुरी लगी कि जेडीयू के नेताओं ने तुरंत पलटवार कर दिया। जेडीयू के नेता पलटवार करते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी घोषणा खुद बीजेपी आलाकमान की तरफ से की जा चुकी है। मतलब जेडीयू को खुद सामने आना पड़ा ये कहते हुए कि भाई नीतीश कुमार का नेतृत्व है, आगे भी नीतीश कुमार का नेतृत्व ही रहेगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बताइए दोस्तों मैंने क्या गलत कहा कि भाई आपस में बैठकर एक बार डिसाइड कर लें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के बाद। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा एनडीए के अंदर सीएम कौन को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये केवल सीएम कौन को लेकर नहीं मचा हुआ है, और भी कई बातें हैं। जैसे जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया और ऐसा बयान दे दिया जो कि बड़ी किरकिरी करा रहा है बिहार में एनडीए की। दोस्तों जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो हमारे साथ धोखा किया, बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि वो 2 लोकसभा की सीटें देगी, 1 राज्यसभा की सीटें देगी हमको लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन हमको केवल 1 लोकसभा की सीट दी गई और अब तो हमको विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटें चाहिए, क्योंकि अगर हमको 20 विधायक अपने जिताने हैं तो 40 सीटें तो चाहिए। तो 35 से 40 सीटों का दावा न केवल जीतन राम मांझी ने कर दिया बल्कि 1 सीट से अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। मतलब आप सोचिए, ऐसा कभी सुना है आपने कि अभी टिकट बंटवारे को लेकर मीटिंग भी नहीं हुई बिहार में एनडीए की, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये तय भी नहीं हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपनी तरफ से बाकायदा एक कैंडिडेट उतार दिया है और उसका ऐलान भी खुद किया है और ये भी बताया है कि उनके साथ बड़ा धोखा हो गया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने ये भी बोला कि वो एनडीए के साथ हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन मांझी ये बात दोस्तों बंद कमरे में नहीं बोल रहे थे ना, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे और न केवल बोल रहे थे बल्कि आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। और यहाँ देखिए बीजेपी के एक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी वो ये कह रहे हैं कि विजय पताका जो फहराया जाएगा वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। अब बताइए दोस्तों ये कंफ्यूजन नहीं तो और क्या है। अब आप 1% सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ अगर इंडिया गठबंधन में हो रहा होता, तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की किसी दल में हो रहा होता तो क्या बवाल गोदी मीडिया ने बना दिया होता। सोचिए हेडलाइन क्या होती, एनडीए में 2 फाड़, एनडीए के नेता हुए आमने सामने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री,
नीतीश कुमार के चुनाव बाद हो जाएगा सफाया, इस तरह की हेडलाइंस बनती ना, अब कौन हेडलाइन बनाएगा। दोस्तों अब नीतीश कुमार का चुनाव के बाद क्या होगा ये तो खैर नीतीश कुमार ही जाने। शायद इसीलिए नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि अगर बिहार में उनको एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर बने रहना है तो उनको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने एटलीस्ट अपने उम्मीदवार उतार ले, उसमें कम से कम 115 से 120 सीटें नीतीश कुमार मान रहे हैं, क्योंकि 115 से 120 सीटें आएंगी तो नीतीश कुमार के हिसाब से वो 80 से 85 सीटें शायद जीत ले और तभी वो एक बड़े भाई की भूमिका में आ सकते हैं। अब बीजेपी के आगे बड़ा धर्म संकट है, उसको उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देनी है, चिराग पासवान को भी सीटें देनी है, इसके अलावा जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी है, सीटें फिर नीतीश कुमार भी मांग रहे हैं। तो अगर सबको सीटें बांट देगी तो बीजेपी खुद क्या चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों नीतीश कुमार भी काफ़ी चुप है आजकल। नीतीश कुमार हालांकि कल एक कार्यक्रम में थे और वो कार्यक्रम में बोले भी वहाँ पर, लेकिन नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर अब तक खुले तौर पर कुछ नहीं बोला है। अमूमन नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की बातें हर कोई बोलता रहता है, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, फिर वो कानून बन गया और उस बिल के बाद उनकी पार्टी में जो इस्तीफों की बौछार शुरू हुई, ताबड़तोड़ इस्तीफे। ये एक सच्चाई है कि उनकी पार्टी में मुस्लिम जो नेता थे उनका बहुत बड़े स्तर पर मोहभंग हुआ है और इससे जेडीयू आंख नहीं चुरा सकती। तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार ने इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। ये चुप्पी अपने आप में बताती है कि नीतीश कुमार इज टेस्टिंग द वाटर, मतलब नीतीश कुमार अभी समझ रहे हैं कि क्या खेला हो रहा है। हालांकि दोस्तों खेला करने के नाम पे तो नीतीश कुमार से आगे कोई है नहीं, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि नीतीश कुमार चुप इसीलिए हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसीलिए हैं क्योंकि उनको ये बात पता है कि सीएम वही बनेंगे अगर एनडीए चुनाव जीत जाती है तो। कहने वाले ये भी कहते हैं कि 1% अगर नीतीश कुमार के बात समझ में आ गई कि उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा और तो और उनके बेटे को भी किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो ही शायद वो पलटी मारने का फैसला ले। लेकिन पलटी मारना ना मारना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, यहाँ तो एनडीए का घर एक लग ही नहीं रहा है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, हर पार्टी खुलकर न केवल बयान दे रही है बल्कि बीजेपी को कोस रही है। दोस्तों ऐसा कतई नहीं कि इस तरह का टकराव केवल एनडीए के अंदर ही है। बिहार में इंडिया गठबंधन के अंदर भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक अजीब तरह का असमंजस है, लेकिन फिर भी इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस तरह की बयानबाजी जितनी एनडीए के अंदर हो रही है उतनी इंडिया गठबंधन में अब तक नहीं हो रही। यानी इंडिया के गठबंधन के नेता अपने अंदर की राजनीति को अपने अंदर ही सुलझाने में अब तक तो कम से कम कामयाब दिख रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? क्या बिहार में गठबंधन की राजनीति करना बीजेपी के लिए उतना ही आसान होगा जितना महाराष्ट्र में हुआ? जैसे एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ लिया बीजेपी ने, क्या बिहार में ये कर पाना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? बीजेपी के चाणक्य क्या ये कर लेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में मेरे हाथ मजबूत कर सकते हैं, जिससे मेरे फ्री जर्नलिज्म को, मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलेगा जो आज के वक्त में करना काफ़ी मुश्किल हो गया है।